हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो थोड़ा सा आज हो सकता है शोर शराबा हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी तत्काल से दिन के समय में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो घर पे तो डेली का काम लोगों का रहता ही अपना आना जाना नहाना जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा शोर शराबा होगा, लोगों की बातें आएंगी हल्की फुल्की, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 10 की एक क्लास है जिसमें पढ़ रहे थे मानव में श्वसन या रिस्पिरेशन इन ह्यूमन की क्लास, जिसमें एक क्लास चल चुकी है और अभी जो क्लास चलने वाली है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फेफड़े की आंतरिक संरचना, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा श्वसन की क्रियाविधि, कैसे मनुष्य सांस लेता है। तो चलिए ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, फेफड़े की आंतरिक संरचना। तो पहले मैं हेडिंग ही लिख ले रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर CTRA ऑफ लंग्स, या इसी को हम कह रहे हैं फेफड़े की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं? फेफड़े की आंतरिक संरचना। फेफड़े की आंतरिक संरचना। चलो ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आज के लिए, ठीक है प्लीज़। लो कट तो नहीं रहा, ठीक। चलो मैं यहाँ बना रहा हूँ, फिर उसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ लिखता रहूँगा। तो ह्यूमन में पहले तो हम लोग बनाएंगे उसका मनुष्य का चेहरा ही, ठीक। तो ये हो गया चेहरा और ये हो जाएगा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक। इतने में हो जाएगा। अब आएगा नाक वाली दोनों हिस्से, जिसको हम क्या कहते थे, नोस्ट्रिल। तो ये डिवाइड होगा आगे चल के नेजोफेरिंग्स। नींबू वाला हिस्सा आएगा इसका, उसको कहोगे ओरोफेरिंग्स। और फिर ये दोनों आपस में मिलकर एक कॉमन ट्यूब या एक संरचना बनाएंगे, नली बनाएंगे, जिसको बोलेंगे हम क्या, फेरिंग्स, ठीक। तो यहीं से फेरिंग्स वाले हिस्से से ये क्या करेगा, दो पार्ट में क्या होगा, अब डिवाइड होगा। तो 11th में जब इसको पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, तो ये सारे ऑर्गन डिटेल में है। पर 10th में इतना डिटेल में नहीं दिया है, तो मैं 10th में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें जो भी स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे आ रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ इसको दो पार्ट में। यहाँ से ऐसे दिख रहा है ये, चलो ब्लैक से ही ब्लू हटा ले रहे हैं, ठीक है। देखो यहीं से कल बोले थे इसके पहले वाले लेक्चर में कि ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 16 से 20। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करके टोटल कितने रिंग होंगे, 16 से 20 रिंग होंगे। और इसी हिस्से को हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। तो जो हमारा ट्रैकिया है वो किसका बना होगा, कार्टिलेज का या उपास्थ्य का, ये हम कल पढ़ा चुके हैं। और आगे चल के यही क्या होगा, दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। और जिस हिस्से से दो पार्ट में डिवाइड होता है उस हिस्से को हम कहते हैं क्या, हाइलम। ये भी कल क्या हो चुका था। और इसी से जुड़े होंगे क्या, हमारे दोनों लंग्स, ठीक है ना। कट नहीं रहा, नहीं, ठीक। तो इसी से जुड़ा है क्या, ह्यूमन के दोनों लंग्स है सर। तो मनुष्य का अगर पूछेगा श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या लिखते हैं हम लोग, फेफड़े, ठीक है ना, न कि नाक लिखोगे। और इधर वाला हिस्सा भी एक होगा ऐसे फेफड़े, ठीक, ऐसे बना लोगे ये, ठीक है। चलो ये हो गया ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक। चलो यहाँ से ये खत्म। और इसी के नीचे क्या होगा, डायफ्राम। ऐसे क्या होगा, डायफ्राम। तो ये सारे स्ट्रक्चर उस दिन हम लोगों ने पूरा बना लिया था। तो वो बाहर बाहर से बनाए थे, इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। तो देखो पहले इसको हम लोग लिखेंगे क्या, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल या नासा द्वार, क्या लिखेंगे, नासा द्वार, ठीक। फिर आएगा नेजो फेरिंग्स,
या इसे लिखेंगे नासा ग्रसनी। ठीक, फिर आएगा ये वाला हिस्सा जिसको कहेंगे ओरोफेरिंग्स, या इसे कहेंगे मुख ग्रसनी। ठीक, फिर आएगा ये वाला हिस्सा जहां पर नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स दोनों आपस में आके मिलेंगे, जिसे कहोगे फेरिंग्स, या इसे कहोगे ग्रसनी। ठीक, अब पीछे की तरफ है भोजन की नली, उससे हमें मतलब नहीं है। आगे की तरफ ये जो आएगा उसे कहोगे क्या, ट्रैकिया, या इसे बोलोगे श्वसन नली, जो किसकी बनी होगी, कार्टिलेज की, या इसी को हम कहते हैं हिंदी में क्या, उपास्थि। किसकी बनी होती है, उपास्थि की। ठीक है ना, ये ट्रैकिया हो गया, ये ओरोफेरिंग्स हो गया, ये नेजोफेरिंग्स हो गया, सॉरी नॉस्ट्रिल हो गया, ये नेजोफेरिंग्स हो गया, और ये फेरिंग्स हो गया। और इसी भोजन की नली और श्वसन नली के दोनों के बीच में एक संरचना होगी जिसे बोले थे क्या, इपीग्लॉटिस। ठीक, इपीग्लॉटिस। और यही जब सांस लोगे तो गिर जाएगा भोजन की नली पे, तो जो वायु होगी वो आ जाएगी श्वसन नली में, और जब खाना खा रहे होगे तो गिर जाएगा किधर की तरफ, श्वसन नली पे, तो भोजन चला जाएगा भोजन की नली। तो ये श्वसन में और भोजन को निगलने में दोनों टाइम क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, देखो अब यहां से जो पहली संरचना यहां आएगी उसे कहोगे लैरिंग्स, या एडेम एप्पल, या साउंड बॉक्स। तो मेल में ये आकार में बड़ा होता है, फीमेल में आकार में छोटा होता है, इसीलिए मेल की आवाज़ भारी होगी और फीमेल की आवाज़ पतली होगी। तो बोर्ड एग्जाम में उतना इसके बारे में नहीं पूछता, तो इसमें छोड़ ही दो। अब आ जाओ ट्रैकिया पे या श्वसन नली में, जो किसके बनी हुई है, उपास्थियों की। कितनी संख्या इसकी होती है, तो लिखे होंगे 16 से 20 रिंग पाए जाते हैं, और वो दोनों आपस में मिलकर ऐसे ऊपर नीचे करके एक छेद बनाएंगे और एक ट्यूब बन जाएगा पूरा, और उसी ट्यूब को क्या बोलेंगे, ट्रैकिया या श्वसन नली, जिसमें वायु गति करती है। अब आते हैं फेफड़े पे। तो जहाँ से ये डिवाइड हुआ है श्वसन नली दो भागों में, उसे कहते हो क्या, हाइलम। उसे क्या कह रहे हो, हाइलम। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कह रहा हो हाइलम, कहीं कहीं पे हाइलस भी लिखा है तो वो गलत नहीं है। ठीक है ना, और ये विभाजित होकर फेफड़े के दोनों भागों में जाता है। तो जो हिस्सा बाएं फेफड़े में, ये लेफ्ट है, फेफड़े में जाता है, उस हिस्से को कहते हैं लेफ्ट ब्रांकस, या इसे हिंदी में लिखा होगा बायां शाखाएं, किताब में लिखा होगा। ठीक है ना, शुद्ध हिंदी लिख दिया है एकदम। और इसको जो इस हिस्से में आएगा उसको हम कहेंगे राइट ब्रांकस, राइट ब्रांकस। तो इसको लिखोगे दायां शाखाएं। अब ये जो फेफड़ा है ये किसके ऊपर है, तो उसे कहोगे डायफ्राम। किसके ऊपर है, डायफ्राम के। एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा। किसके ऊपर है, डायफ्राम। एक मिनट, चलो ठीक है। तो इसे क्या कहोगे, डायफ्राम। मार्कर चेंज करना था, ठीक है ना। इसको क्या कह रहे हो, डायफ्राम। अब जो फेफड़ा है ये दो भागों में, तीन भागों में, ऐसे किसी संरचनाओं में विभाजित भी है। तो मैं आता हूँ अब उस पे, ठीक है ना। तो मान लो ये फेफड़ा है, चलो कुछ चीज़ें इसमें देख ही ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फेफड़े के ऊपरी भाग को कहते हैं अपेक्स। क्या कहते हो, अपेक्स। तथा फेफड़े के निचले भाग को हम कहते हैं क्या, बेस। तो फेफड़े के ऊपरी भाग को अपेक्स और निचले भाग को बेस। तो इसमें भी फेफड़े का ऊपरी भाग आएगा, उसे कहोगे अपेक्स, और निचले भाग को क्या कह लिए, बेस। तो फेफड़े को दो भागों में विभाजित कर रहा हो, ऊपर और नीचे के हिसाब से। तो ऊपरी वाले भाग को अपेक्स तथा निचले वाले भाग को बेस कहते हो। ये लेफ्ट और राइट फेफड़े में दोनों एक समान है। अब जो फेफड़ा है, ठीक है ना, वो
3 भागों में और 2 भागों में विभाजित होता है। तो मतलब जो राइट वाला हिस्सा है ये 3 भागों में विभाजित होता है और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये 2 भागों में विभाजित होता है। मतलब जो दायां फेफड़ा है ये 3 टुकड़े में है और जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है वो 2 टुकड़े में है। तो ऊपर वाले टुकड़े को, गर्मी से तो एकदम दिमाग खराब हो रहा, ऊपर वाले टुकड़े को कहते हो सुपीरियर लोब और नीचे वाले टुकड़े को कहते हो इंफीरियर लोब। तो इसमें भी होगा एक ऊपर टुकड़ा जिसे क्या कह रहे हो, सुपीरियर लोब, और इसमें भी है एक नीचे जिसको कह रहे हो इंफीरियर लोब। तो फेफड़े के ऊपरी टुकड़े को सुपीरियर जो उच्च है और जो नीचे है उसे क्या कहते हो, इंफीरियर, और दोनों के बीच में जो आएगा उसे कहोगे मिडिल लोब। तो फेफड़े को सामान्यतः बाएं वाले को 2 भागों में विभाजित करते हैं जिसे सुपीरियर और इंफीरियर लोब कहते हैं, जबकि दाएं वाले में जो होता है उसे सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल लोब कहते हैं। अगली बात, अगर कह रहा है कि ये 2 भागों में विभाजित है तो जिसके कारण यह 2 भागों में विभाजित होता है, मतलब बायां वाला फेफड़ा, उसको कहते हो ऑब्लिक। इसको क्यों उठा ले रहा है यार बार बार, उसको क्या कहते हैं, ऑब्लिक फीशर। तो फेफड़े को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, ऑब्लिक फीशर। तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा, ऑब्लिक फीशर होगा। इसमें भी क्या होगा, ऑब्लिक, कट नहीं रहा, नहीं, ऑब्लिक फीशर। लेकिन फेफड़े को तीसरे भाग में विभाजित करने वाली रेखा को कहेंगे हॉरिजॉन्टल फीशर। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल फीशर। तो फेफड़े को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा ऑब्लिक फीशर, फेफड़े को 3 भागों में विभाजित करने वाली रेखा और हॉरिजॉन्टल फीशर। तो हॉरिजॉन्टल फीशर केवल राइट वाले लंग्स में पाया जाएगा और ऑब्लिक फीशर राइट और लेफ्ट दोनों में पाया जाएगा। ऑब्लिक फीशर के कारण सुपीरियर और इंफीरियर लोब का निर्माण होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल फीशर के कारण मिडिल लोब का निर्माण होता है। और फेफड़े के ऊपरी भाग को अपेक्स और निचले भाग को क्या कह रहा हूँ, बेस कह रहा हूँ। अब कुछ संरचनाएं मैं यहाँ बन रहा हूँ, ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करना। इसको मैं थोड़ा सा किनारे लिख दे रहा हूँ। इसको कहना है यहाँ पे मान लो हॉरिजॉन्टल फीशर। तो मान लो मैं यहाँ पे फिक्स से लंग्स को बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा क्या, लेफ्ट वाला, और ये वाला मान लो हम बना लिए हैं राइट वाला, ठीक दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब कह रहा है फेफड़े को जब ऐसे लंबाई में काटें तो लंबाई में काटने की क्रिया को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। फेफड़े को लंबाई में काटना या किसी भी ऑर्गन को लंबाई में काटने की क्रिया को क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो जब ये लंबाई में कट जाएगा तो अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले फेफड़े में 2 लेयर दिखाई देगा ऐसे, ठीक है ना। फेफड़े में टोटल कितने लेयर दिखाई देंगे, 2। तो पहले लेयर को जो बाहर की तरफ है उसे कहते हो पेराइटल। पेराइटल मतलब होता है किनारा, और प्लूरा का मतलब होता है फेफड़े या लंग्स, ठीक है ना। तो फेफड़े के बाहरी आवरण को क्या कहोगे, पेराइटल प्लूरा, ठीक। और उसके बाद जो अंदर एक लेयर है फेफड़े का दूसरा वाला, उसे कहते हो विसरल प्लूरा, या इसे कहोगे सेकेंड लेयर जो है उसका विसरल प्लूरा। तो फेफड़े में टोटल 2 आवरण हो गए। किनारे पे जो आवरण है उसे कहोगे पेराइटल प्लूरा, और उसके अंदर जो आवरण है उसे कह रहे हो विसरल प्लूरा। और दोनों के बीच में जो खाली स्थान बच गया उसे कहोगे प्लूरल स्पेस। क्या कहोगे, प्लूरल स्पेस। और उसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा फेफड़े के पेराइटल और विसरल प्लूरा के, उसे कहोगे प्लूरल
फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, ये फेफड़े को घर्षण की क्रिया से या बाहरी आघात से क्या करता है, बचाता है। चोट लगने पर वो कंपन की क्रिया को क्या करेगा, या प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। और घर्षण से किससे बचाएगा, रिब्स या पसलियों या थोरेसिक केज से। ठीक, तो फेफड़े की बाहरी आवरण को पैराइटल प्लूरा, अंदर वाले आवरण को विसरल प्लूरा, दोनों के बीच जो खाली स्थान बच गया प्लूरल स्पेस, और उसके अंदर जो तरल पदार्थ है उसे कहोगे प्लूरल फ्लूइड। इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। अब कह रहा है कि लेफ्ट फेफड़े में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच एक्चुअल में यहाँ पर मनुष्य का होता है हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में। तो फेफड़े का कुछ हिस्सा बायां साइड होता है, बाएं फेफड़े के अंदर गया रहता है थोड़ा सा हिस्सा, तो उसी हिस्से को जिसके अंदर गया रहता है उसी को कहते हैं कार्डियक नॉच। इसीलिए हृदय हमको हमारे लेफ्ट में पता चलता है। पर अगर हृदय का पोजीशन पूछेगा तो एकदम बीचों बीच लिखते हैं, और उस पोजीशन को कहते हैं रेट्रो स्टेरनम पोजीशन। रेट्रो मतलब होता है पीछे, स्टेरनम मतलब स्टेरनम बोन या स्टेरनम हड्डी के। तो हमारा हृदय हमेशा रेट्रो स्टेरनम पोजीशन में होता है, मतलब एकदम बीचों बीच होता है, मगर उसका कुछ हिस्सा कार्डियक नाच में या बाएं तरफ होता है, इसलिए उसको हमको बाएं प्रतीत होता है। ठीक, और दोनों फेफड़ों के बीच में ये जो खाली स्थान यहाँ बच गया है, इस खाली स्थान को कहते हो मीडिया स्टर्नी। क्या कहते हो, मीडिया स्टर्नी। स्टर्नी वर्ड है स्टर्नम से, मीडिया मतलब बीच में। तो दोनों फेफड़ों के बीच में जो खाली स्थान है उसे कहते हो मीडिया स्टर्नी, जिसमें क्या पाया जाता है, हृदय। और बाएं फेफड़े में जो संरचना है उसे क्या कह रहे हो, कार्डियक नॉच। लेयर हो गया, ऊपरी भाग को अपेक्स, निचले भाग को बेस कहते हो। दो भागों में विभाजित होगा तो ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियर और नीचे वाला हिस्सा इन्फीरियर कहलाएगा। दोनों के बीच जो खाली स्थान है उसे कह रहे हो मीडिया स्टर्नी। अब इन्हीं दोनों फेफड़ों में एक तरफ से आया है लेफ्ट ब्रांकस और एक तरफ से आया है राइट ब्रांकस। ठीक, और ऊपर है क्या, श्वसन नली। होता है ये है, अब दोनों फेफड़ों में मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसी में समझ लो। जब ये पहली बार इंटर करता है फेफड़े में, चाहे लेफ्ट वाला हो चाहे राइट वाला हो, तो उसको हम क्या कह रहे थे, लेफ्ट ब्रांकस या राइट ब्रांकस। लेकिन यदि इसमें पहली बार विभाजन होता है ऐसे, तो पहले विभाजन को हम कहते हैं प्राइमरी ब्रांकस। प्राइमरी ब्रांकस। फिर ये दूसरी बार विभाजित होगा, तो दूसरी बार जब विभाजित होगा तो उसे कहेंगे, कट नहीं रहा, यहाँ पे कट जाएगा। दूसरी बार जब विभाजित होगा तो उसे कहेंगे, चलो यहीं पे लिख दे रहा है, इसको हटा देना। दूसरी बार विभाजित होगा तो सेकेंडरी ब्रांकस। लेकिन दूसरी बार के बाद जैसे ही विभाजित होगा तीसरी बार, ठीक, तो तीसरी बार विभाजित होगा तो उसे कहेंगे टर्शियरी ब्रांकस। ठीक, और तीसरी बार जब विभाजित होगा तो एक नली होगी और लास्ट में उससे जुड़ा होगा एल्वियोलाई। तो जब तीसरी बार विभाजित होता है तो जो नली एल्वियोलाई को आपस में जोड़ती है उस संरचना को हम कहेंगे ब्रांचियोल, और जिससे क्या जुड़ा होता है, कूपिकाएं या एल्वियोलाई। इतनी संरचना है हमारे फेफड़े में। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले फेफड़े के बारे में एक वर्ड प्लूरा, जिसके कारण फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है, प्लूरोलॉजी। फेफड़े के अध्ययन को क्या कहते हो, प्लूरोलॉजी। क्यों, क्योंकि फेफड़े में पाए जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहेंगे, प्लूरल सेल। फिर कह रहा है कि श्वसन अंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नॉस्ट्रिल या नासाद्वार से। फिर वायु जाएगी नाइजोफेरिंक्स में, फिर आएगी फेरिंक्स में। फेरिंक्स में एक संरचना पाई जाएगी एपिग्लॉटिस, जो गिर जाएगा किधर, भोजन की नली पे। तो वायु आ जाएगी किसमें, ट्रैकिया में या श्वसन नली में, जो बना है किसका, कार्टिलेज या उपास्थियों का। कितनी होती हैं, 16 से 20। ठीक, फिर कह रहा है कि यह आगे चल के दो भागों में विभाजित होता है। तो जिससे दो भागों में विभाजित होता है उसे कहते हो हाइलम, जिसके कारण दो संरचनाएं या नली बनती है, जो लेफ्ट और राइट फेफड़े में जाती है। तो जो लेफ्ट वाले में जाती है लेफ्ट ब्रांकस, जो राइट वाले में जाती है राइट ब्रांकस। अंदर जाने के बाद यदि इसमें पहली बार विभाजित होगा तो प्राइमरी ब्रांकस, दूसरी बार विभाजित होगा सेकेंडरी ब्रांकस, तीसरी बार विभाजित होगा तो टर्शियरी ब्रांकस।
जिससे एक संरचना जुड़ी होगी जिसे बोलोगे कूपिकाएं या एयर सैक या एल्वियोलाई, जिसमें वायु इकट्ठी होती है, जो टर्शियरी ब्रांकस से ब्रांचियोल की सहायता से जुड़ी होती है। तो वायु इतना देर होने के बाद ऐसे होते आके यहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठा और यहीं गैसीय विनिमय होता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान। यहीं से ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आता है इसमें। फिर कह रहा है कि जो मनुष्य का बायां फेफड़ा है ये दो भागों में विभाजित होता है, जिसके ऊपरी भाग को कहते हो सुपीरियर लोब तथा निचले भाग को कहते हो इन्फीरियर लोब। और फेफड़े को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को कहते हो ऑब्लिक फिशर। जो सुपीरियर लोब है उसका ऊपरी भाग अपेक्स कहलाएगा, जो इन्फीरियर लोब है उसका निचला भाग बेस कहलाएगा। इसमें भी उसी तरीके से होगा। फेफड़े को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को ऑब्लिक फिशर कहोगे, जिसके कारण सुपीरियर और इन्फीरियर लोब का निर्माण होगा। सुपीरियर लोब के ऊपरी भाग को अपेक्स और इन्फीरियर लोब के निचले भाग को बेस कहोगे। लेकिन इसमें एक और फीसर पाया जाता है जिसे हॉरिजॉन्टल फीसर कहते हैं, जिसके कारण फेफड़ा तीसरे भाग में विभाजित होता है जिसे मिडिल लोब कहते हैं। और फेफड़े के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का अध्ययन करने पर फेफड़े में दो आवरण दिखाई देते हैं, जिसके बाहरी आवरण को पेराइटल प्लूरा, कहाँ लिखे हैं यार, चलो पेराइटल प्लूरा, तबकि अंदर वाले आवरण को विसरल प्लूरा कहते हैं। जबकि दोनों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे प्लूरल स्पेस कहते हैं, जिसमें पाए जाने वाले तरल पदार्थ को प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। यह बाहरी आघात और चोट से क्या करता है, हमें बचाने का काम करता है। और दोनों फेफड़ों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे कहते हो मीडिया स्टर्नी, जहाँ पर पाया जाता है मनुष्य का हृदय, जिसका कुछ हिस्सा लेफ्ट लंग्स के या बाएं फेफड़े के अंदर गया होता है और जिस हिस्से में गया होता है उसे कार्डियक नाच कहते हैं। इसलिए हृदय हमें बाएं तरफ प्रतीत होता है, जबकि होता है रेट्रोस्टेर्नम पोजीशन या दोनों फेफड़ों के बीच में। और दोनों फेफड़ों के बीच में जो खाली स्थान है उसे कह रहा हूँ मीडिया स्टर्नी। बस इतनी चीज़ें हैं और तो कुछ है नहीं। ये प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस हो तो यहाँ भी हो गया। तो चलो आराम से वीडियो को पुश करके पॉज करके धीरे धीरे लिखते रहना, बनाते रहना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है फिलहाल। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।